नमस्ते छात्रों। आज हम इस ऑनलाइन अध्यापन में 8वीं कक्षा का जो 5वां पाठ है पहली इकाई का मधुबन, उस मधुबन पाठ का विश्लेषण जिसके लेखक है अनुराग वर्मा, वो हम देखेंगे। छात्रों, वैसे तो ये जो पाठ है वो एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब होता है मुलाकात। तो ये जो मधुबन नामक जो पाठ है वो आज हम देखेंगे। देखिए छात्रों, ये जो मधुबन जो पाठ है उसके गद्य संबंधी जो कुछ बातें हैं उस बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। तो प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा, देखिए यह अनुराग वर्मा जी जो है इस पाठ के लेखक हैं और जो साक्षात्कार लेने जा रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का यह साक्षात्कार लिया है। देखिए छात्रों, साक्षात्कार उस व्यक्ति का लिया जाता है जो महान हो, ज्ञानी हो, साहित्य मनीषी हो, ऐसे ही महान व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो तो ऐसे महान व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। बेबाकी से मतलब है न घबराते हुए, सरल भाषा में और अच्छी तरह से उन्होंने राम वर्मा जी ने इस साक्षात्कार में डॉक्टर अनुराग वर्मा ने जो उनसे प्रश्न पूछे उनके बारे में जवाब दिए हैं। तो यहाँ मैं राम कुमार वर्मा जिनका साक्षात्कार लिया गया है उनके बारे में उनका परिचय यहाँ संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है हिंदी साहित्य के जाने माने प्रसिद्ध लेखक हैं। आपका जन्म 15 सितंबर सन 1905 में हुआ था और आपकी मृत्यु 5 अक्टूबर सन 1990 में हुई। जन्म स्थान जो उनका है वो मध्य प्रदेश सागर जिला है। उनकी रचनाओं में पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रेशमिटाई, राम किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम विभूति आदि उनकी साहित्य रचनाएं हिंदी साहित्य में छात्रों मशहूर हैं। तो छात्रों, यह जो पाठ है वह मैंने पहले बता दिया कि यह साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब है मुलाकात, जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ दोनों ही वर्मा हैं। हमारे पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी हैं और वे साक्षात्कार जिनका लेते हैं वो प्रसिद्ध लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये ध्यान में लीजिए छात्रों, यहाँ पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी हैं और वे साक्षात्कार ले रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जाने माने लेखक हैं। तो ये तो पहली बात आप ध्यान में रखिए कि दोनों ही वर्मा है। एक अनुराग वर्मा जो पाठ के लेखक हैं और जिनकी मुलाकात साक्षात्कार लिया जा रहा है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इस साक्षात्कार में बड़ी बेबाकी से, बड़ी सरलता से इन्होंने अनुराग वर्मा जी के प्रश्नों के जवाब डॉक्टर साहब ने यहाँ दिए हैं। तो छात्रों, चलते हैं हम पाठ की ओर। तो छात्रों, यहाँ मैं पाठ को शुरुआत करता हूँ। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। राम कुमार वर्मा कहते हैं पूरी तेजी से वो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रयाग स्टेशन के नजदीक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का निवास स्थान है और उनके उस घर का नाम है मधुबन। उनका जो घर है राम कुमार वर्मा जी का, उस घर का नाम क्या है? मधुबन। छात्रों, यही हमारे पाठ का भी नाम है, मधुबन।
मधुबन में यहाँ उनकी बातचीत हुई, इसलिए पाठ का नाम रखा गया है मधुबन, जो राम कुमार वर्मा जी के घर का नाम है। और राम कुमार वर्मा जो थे वो समय के बहुत पाबंद थे, यानी 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था और लेखक को मालूम था कि राम कुमार वर्मा जी हैं वो क्या है, समय के पाबंद है, यानी ठीक उसी समय 10 बजे मुझे मधुबन में उनके घर में पहुंचना ही है। लेखक कहते हैं वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अनुराग वर्मा जी कहते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मैंने उत्सव यानी त्योहारों में, संगोष्ठियों का मतलब यह है चर्चा सत्र, चर्चा सत्रों में, सम्मेलनों में बहुत बार मैंने देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। लेकिन नज़दीक से, पास से मुलाकात करने का जो मेरा जो वक्त था वो पहली बार मैं ऐसा कर रहा था, उनके नज़दीक से उनसे बातें कर रहा था। अवसर का मतलब है छात्रों यह मौका। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना, विचारों की हलचल, विचार चक्र लेखक कहता है उनसे मिलने जा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक विचार चक्र चल रहा था। मैं सोच रहा था कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि बातें मैं उनसे मिलने जा रहा था। लेकिन मेरे मन में विचार चक्र चल रहा था, ज्वार उठ रहा था कि ये डॉक्टर राव इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े लेखक कैसे होंगे ये डॉक्टर साहब, उनका मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। साहित्य मनीषी, मनीषी का मतलब होता है ज्ञानी, इतना ज्ञानी आदमी है, इतने ज्ञानी साहब है, डॉक्टर साहब है, उनका व्यवहार में जैसे कैसे होगा, यह विचार करते सोचते मैं उनके घर जा रहा था। इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। और ये सोचते सोचते लेखक कहते हैं, अनुराग वर्मा जी कहते हैं ये सब विचारों को सोचते मैंने उनके निवास स्थान में आखिर प्रवेश किया। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, मैंने उनके दरवाजे की बेल बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखिए, फिर हम जाने के बाद हमें पहले हमारा परिचय देना पड़ता है कि मैं अनुराग वर्मा हूँ, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। ऐसी बात ही वहाँ कुछ नहीं हुई। उनका नौकर बाहर आया और उसने ही पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया। ड्राइंग रूम यानी हॉल, घर में जो हॉल होता है उसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं, उसमें मुझे बिठाया और वो ये कहते हुए वो चला गया, नौकर ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आने वाली हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। कहाँ गए? ड्राइंग रूम में, इस हॉल में वो आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा, और आते ही उन्होंने पूछा, अनुराग जी कैसे आना हुआ? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। हेतु का मतलब है उद्देश्य, मैं यहाँ क्यों आया है, कौन सा उद्देश्य है, कौन सा हेतु है मेरा यहाँ आने के पीछे का। तो मैंने उनसे पूछा, आपके डॉक्टर साहब कुछ कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है, कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी आया हूँ। आपके जीवन में ऐसे कौन से प्रसंग आए, ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिन घटनाओं से आपको महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली, इंस्पायरेशन मिला, आपसे प्रेरणा मिली कि इन प्रसंगों से मेरे जीवन में यह बदलाव आया, मुझे प्रेरणा मिली, मुझे इंस्पिरेशन, मैं इम्प्रेस हुआ और मैंने ये मेरे जीवन में बदलाव किया। ऐसी आप तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को जानने के लिए आज मैं आपसे मिलने यहाँ आया हूँ। यह अनुराग वर्मा जी क्या पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को। तो अगले पन्ने पर चलते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा। तो डॉक्टर साहब बड़ी सरलता से जवाब देते हैं, अच्छा तो फिर पूछिए। ठीक है, पूछिए जो आपको पूछने हैं सवाल। तो यहाँ से इस मुलाकात को शुरुआत होती है छात्रों, साक्षात्कार को शुरुआत होती है।
तो पहला प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर अनुराग वर्मा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से। तो पहला प्रश्न वे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। काव्य रचना यानी कविता। पहलू का मतलब है छात्रों दृष्टिकोण, पहलू का मतलब है दृष्टिकोण। तो क्या प्रश्न पूछा डॉक्टर साहब, कविता करने की प्रेरणा आपको कैसे प्राप्त हुई? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कविता लिखूं? यानी कविता लिखने की शुरुआत आपने कहाँ से की? ऐसा कौन सा प्रसंग था? ऐसे इस संदर्भ में अगर कोई प्रसंग आपके जीवन में घटित हुआ हो कि जो दृष्टिकोण आपका ऐसा बना कि मैं कविता में लिखूं, कविता लिखूं, काव्य करूं, ऐसा आपको क्यों लगा? ऐसा कौन सा प्रसंग घटित हुआ आपके जीवन में जिससे आपको लगा कि मुझे कविता करनी चाहिए? आपने पहली कविता, इसका सादा सवाल है, आपने पहली कविता कौन से प्रसंग पर आधारित ली, कब लिखी, और यह कविता लिखने का विचार आपके दिमाग में कैसे आया? यह पहला प्रश्न अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पूछते हैं। देखिए उसका उत्तर वे कहते हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। विद्रोह का मतलब है क्रांति। तो क्या कहते हैं, मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति, अंधव्यवस्था यानी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास जो उसे कहते हैं, अंधश्रद्धा जो कहते हैं, उसके प्रति मेरे मन में विद्रोह की भावना उदित हुई कि यह बंद होना चाहिए, यह गलत बात है। जो अंधविश्वास है, जो अंधविश्वास पर लोग विश्वास रखते हैं और यह दकियानुसी परंपराएं जो चलती रहती हैं, वो बहुत बुरी है और यह प्रथा जो है वो बंद होनी चाहिए। उसके प्रति विद्रोह मेरे मन में पहले से ही उदित हुआ था। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। पहले तो ये पारंपरिक परंपराएं, अंधविश्वासों के प्रति जो मेरे मन में विद्रोह था ही, लेकिन जब मैं 15.5 साल का था, 1921 की बात है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, असहकार आंदोलन वहाँ से जोरों पर चल रहा था। उस आंदोलन में मैं क्या करता था, भाग लेता था। लेकिन भाग लेने के लिए मुझे पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान, व्यवधान का मतलब है बाधा है, इनसे संघर्ष करना पड़ा। मेरे परिवार से मुझे कोई ये अनुमति नहीं देगी कि गांधी जी के असहकार आंदोलन में भाग लो। समाज में भी मैंने मुझे मना किया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में तुम मत जाओ, मत शरीक हो। लेकिन उनसे संघर्ष करते हुए, पारिवारिक लोगों से, समाज के लोगों से जो कुछ बाधाएं मुझे निर्माण की परिवार वालों ने, समाजों ने, उन पारिवारिक बाधाओं को तोड़कर मैंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, और उस वक्त तो कोई कह जाए कि तुम स्कूल को छोड़ दो, तो ऐसी बात राम कुमार वर्मा जी कहते हैं ये तो दिमाग में भी आ नहीं सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब, ये जो मौलाना शौकत अली साहब की फोटो मैंने यहाँ दिखी है, जो दाढ़ी वाले हैं, मौलाना शौकत अली साहब है, उस वक्त के जाने माने वो बड़े वक्ता थे, मशहूर वक्ता थे। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए थे, नरसिंहपुर में आए थे, और उन्होंने एक बड़ा सा भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने कहा, गांधी जी के विचारों को उन्होंने वे रखते थे, और वे बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनने का एक नुस्खा है। जो आप अंग्रेजी शिक्षा ले रहे हो, अंग्रेजों की राज्य में शिक्षा दे रहे हो, तो गुलाम बनने का नुस्खा है। अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि हर भारतीय क्या बने, उनका गुलाम बने। ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था अंग्रेजों ने की है, यह हमारे किसी काम की नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? मौलाना शौकत अली साहब ने कहा।
तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए कहने लगे, और उसके पश्चात वे आवाज को बढ़ाते हुए बोले, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। और सामने बैठने वाले हजारों श्रोताओं से प्रश्न करते हैं, इस श्रोताओं में ऐसा कोई माई का लाल है जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए, भरी सभा में मौलाना शौकत अली साहब, मौलाना का मतलब होता है अरबी फारसी भाषा के विद्वान जो होते हैं, उन्हें मौलाना बहुत विद्वान थे, और वे कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा जो है वो गुलाम बनने का नुस्खा है। और है कोई आप में से ऐसा कि कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। लेखक कहते हैं, लेखक से राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी, और मेरी माँ वहां थी, उसके सामने ही मैं खड़ा हुआ और कह दिया कि मैं हूं माई का लाल, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सभी लोग सकते में आ गए, आश्चर्यचकित हो गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। देखिए छात्रों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के पिताजी जो थे वो एक जिले के डिप्टी कलेक्टर थे। अरे डिप्टी कलेक्टर का मतलब होता है उप जिलाधिकारी, और इस उप जिलाधिकारी का लड़का बड़े बड़े ओहदे में रहने वाले आदमी का लड़का विद्रोह कर जाए, ये तो बड़ी बात थी। इसलिए सब लोग सकते में आ गए, आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने बहुत समझाया, लोग बोलने लगे ये तो गलत काम कर रहा है, और तुम्हारे इस कृति से क्या हो जाएगा, पिताजी की नौकरी की बात कही, नौकरी जा सकती है, आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत बात कर रहे हो, ऐसे लोगों ने समझाया। परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानता था। लेकिन उसी समय से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने घर को त्याग दिया, घर से बाहर निकल पड़े, क्योंकि उन्हें क्या करना था, गांधी जी का आदेश मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा उन्हें नहीं लेनी थी। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। देखिए राम कुमार वर्मा कहते हैं, सत्य के लिए, देश के लिए पहली बार विद्रोह किया। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल त्याग दिया और घर से निकल पड़े। तब मैं 16 वर्ष का हो चुका था। लेखक कहते हैं, राम कुमार लेखक से कहते हैं, राम कुमार वर्मा जी, मैं 16 वर्ष की उम्र, राम कुमार वर्मा जी की उम्र हो चुकी थी, और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। तो राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेते नगर में, शहर में क्या करता था, प्रभात फेरिया किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी, और ये जो वक्त है 1921 का है, और ऐसे 1921 ऐसे परिस्थिति में मैंने एक कविता लिखी। यह मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण का मतलब है शुरुआत। उसी समय से डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया, कविता लिखना आरंभ किया। मंगलाचरण था यानी शुरुआत थी। अब अनुराग वर्मा जी राम कुमार वर्मा जी से अगला प्रश्न पूछते हैं। क्या है अगला प्रश्न? आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप क्यों आए, कैसे आए? उस पर उत्तर देते हैं राम कुमार वर्मा जी, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। मुझे हिंदी भाषा से बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था, और इस प्रेम के कारण ही मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को मजबूर होना पड़ा, मुझे प्रेरित किया। क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी, तो मध्य प्रदेश में नागपुर विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, विद्यापीठ कहते हैं। यूनिवर्सिटी में हिंदी विषय नहीं था। तो सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1925 में इंटर की परीक्षा ने पदवी पूर्व परीक्षा, जो हम पदवी लेते हैं उसके पूर्व की परीक्षा, उसे हम कहते हैं इंटर की परीक्षा। तो 1925 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात और उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया।
और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 1925 में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कौन से विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया? प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। छात्रों, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने इसी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। छात्रों, मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अनुराग वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जो प्रश्न के उत्तर दे रहे थे उनकी ओर बारीकाई से देख रहे थे। वे निरीक्षण अपना यहाँ देते हैं कि उनके चेहरे का भाव कुछ गंभीर हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं। अतीत यानी भूतकाल। अतीत का मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल में वे क्या कर रहे हैं? खो गए हैं। और लेखक कहते हैं, मैंने पुनः सवाल किया, फिर मैंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कवियों और लेखकों के जीवन में जो उनका लौकिक प्रेम होता है वो पारलौकिक प्रेम में बदल जाता है। देखिए, लौकिक प्रेम का मतलब होता है सांसारिक प्रेम, और पारलौकिक प्रेम यानी परलोक से संबंधित। यानी सांसारिक का मतलब है अपने माताजी, पिताजी, बच्चे, पत्नी, अपने घर के लोग या मित्र संबंधी लोग जो होते हैं उनके बारे में जो प्रेम होता है उन्हें हम लौकिक यानी सांसारिक प्रेम कहते हैं। और पारलौकिक का अर्थ होता है अपने कुटुंब के बाहर के व्यक्ति, यानी आपके निकट के जो होते हैं मेहमान, वो छोड़कर जो अन्य व्यक्ति होते हैं उन्हें पारलौकिक कहते हैं। तो जो लेखक और जो कवि होते हैं वे पहले सांसारिक प्रेम में, लौकिक प्रेम में डूबे रहते हैं, लेकिन बाद में वे परलौकिक प्रेम उन्हें अच्छा लगता है और वे समाज के लिए दूसरे लोगों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं, या उनका बर्ताव जो होता है पारलौकिक प्रेम के संबंध में बदल जाता है। वे सबके आदमी बन जाते हैं, समाज के आदमी बन जाते हैं, समाज की समस्याओं को अपने साहित्य में प्रकट करते हैं। ऐसा प्राय देखा जाता है। किनके बारे में? कवि और लेखकों के संबंध में। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप भी सांसारिक प्रेम को त्याग कर पारलौकिक प्रेम में विश्वास रखते हैं? ऐसा भी कुछ अपने जीवन में घटा है क्या? ऐसा सवाल अनुराग वर्मा जी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पूछते हैं। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। देखिए कितनी सरलता से उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं, अनुराग जी, मनुष्य की प्रेम जो है वो मनुष्य की प्राकृतिक यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। डॉक्टर जी का विवाह 1926 में हुआ है छात्रों, और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। वे कहते हैं कि मैं गृहस्थ बन गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता का मतलब है अच्छे गुण। अब मुझे अच्छे गुणों से, नैतिकता से प्रेम हो गया। अच्छी अच्छी बातों के प्रति मुझे मेरा मन लगा। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा, जो उनका जाना माना ग्रंथ माना जाता है। कबीर का रहस्यवाद, जो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन संत कवि है कबीरदास जी, और उनका जो रहस्यवाद है यानी आत्मा परमात्मा से किस प्रकार मिलता है, यानी मनुष्य आदमी की जीने की क्या उद्देश्य है, इसका जो रहस्यवाद होता है दर्शन शास्त्र में, यह रहस्यवाद है छात्रों। ये कबीर का रहस्यवाद, कबीर साहित्य में इन दोहों में कबीर ने कौन से रहस्यवाद को समझाया है, इस पर उन्होंने बहुत ही बड़ी अच्छी ढंग की किताब लिखी है, जो बहुत मशहूर है। 1930 में उन्होंने लिखी। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। वे कहते हैं कि मेरे जीवन के जो अनुभव है वो कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं।
प्रेषित होना है, दूसरों के पास जाना, यानी मेरे साहित्य में जो कुछ मेरे जीवन के अनुभव ही मेरे साहित्य में मैंने उतारे हैं और वही प्रेषित हुए हैं दूसरों के, आप तुम्हारे पास, पढ़ने वालों के पास, पाठकों के पास गए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। वे कहते कि अभिनय करना बचपन से मुझे आदत थी, मुझे शौक था, छंद था, और शौक यानी छंद। और प्राय उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। और जब उत्सव यानी जो त्योहार थे, त्योहारों के अवसर पर मैं क्या करता था, नाटकों में भाग लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, आगे का सवाल अनुराग वर्मा जी पूछते हैं, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राजनीति यानी राजकारण, राजनीतिक स्थिति में, राजनीति में आप क्यों नहीं गए, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या विचार है? तो लेखक कहते हैं, राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। मैं राजनीति में नहीं गया कि राजनीति में कोई स्थिरता तो नहीं होती है, लोग चुन के आते हैं फिर बाद में हार जाते हैं, उनमें कोई स्थिरता नहीं है, स्थिरता का अभाव है राजनीति में, इसलिए मैं दूर रहा राजनीति से। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी और मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ। मैंने फोटो दी है छात्रों, देखिए पहले फोटो में आपको पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं, मोरारजी भाई भी है, टोपी पहने, नीचे चश्मा पहने हुए हैं वो। ये चारों क्या है, भारत के जाने माने प्रधानमंत्री हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं नेहरू जी से, शास्त्री जी से, इंदिरा गांधी जी से, मोरारजी भाई देसाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, उनसे मैं जानता हूँ उनका परिचय, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, राजनीति में करना नहीं चाहता, उसमें कोई मेरी रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो हम कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य लेखन करने में मुझे विश्वास है, उसमें ही मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, उसने घड़ी देखी और वे बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है, अनुराग जी 11:30 बजे मुझे जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे कुशल अभिभावक की बातें आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और एक जो अभिभावक, जो पालक होता है, कुशल होता है, अपने बेटे को जिस प्रकार आशीर्वाद देते हैं उसी प्रकार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और बड़ी अच्छाई से मुझे उन्होंने विदा किया। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा साक्षात्कार राम कुमार वर्मा जी का, आपको हमने तो राम कुमार वर्मा जी का, अनुराग वर्मा जी ने लिया है। इससे वर्मा जी की जीवन के कुछ अच्छे पहलू हमें दिखाई देते हैं। तो छात्रों, अब हम स्वाध्याय की तरफ जाते हैं। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो स्वाध्याय दिए हैं उस स्वाध्याय के बारे में आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा छात्रों। तो यहाँ पहला स्वाध्याय है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ बताया है, यहाँ राम कुमार के जीवन की घटनाएं। 1921 में क्या हुआ, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, किसने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। 1925 में क्या हुआ, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1926 में उनका विवाह हुआ और 1930 में कबीर का रहस्यवाद नामक ग्रंथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने क्या किया, लिखा है। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल है, कारण लिखो। पहला है, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का क्या कारण है? तो उसका उत्तर है, डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। दूसरा है वाक्य छात्रों, डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने के कारण कौन से? इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, डॉक्टर साहब को हिंदी से बहुत प्रेम था, नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था, इसीलिए उन्हें उनके हिंदी प्रेम के कारण मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आना पड़ा। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। छात्रों, ये आपको कॉपी में लिखने हैं, आप ये वीडियो पॉज करके
इन प्रश्नों के उत्तर कापी में लिख सकते हो। तीसरी कृति है छात्रों, कृतियां कीजिए। पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। मैंने आपको फोटो दिखाई थी, नेहरू जी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी। ये 4 प्रधानमंत्रियों के नाम इस पाठ में आए हैं। ठीक है, तो अगली चौथी कृति है छात्रों, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। रामकुमार वर्मा जी को गृहस्थ जीवन में किन बातों से प्रेम हुआ? तो नैतिकता से, सात्विकता से उन्हें क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब भाषा बिंदु के अंतर्गत यहाँ निम्न शब्दों से कृदंत और तद्धित बनाओ, यह सवाल है। तो छात्रों, कृदंत और तद्धित के बारे में मैं संक्षेप में यहाँ बताऊंगा। तो जो शब्द होते हैं वह शब्द जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया आपको मालूम है, शब्दों के भेद मैंने आपको वीडियो बताई थी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो अविकारी शब्द हैं, सॉरी ये विकारी शब्द हैं, इसमें बदलाव होता है, अविकारी नहीं विकारी शब्द हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें से जो क्रिया है ये आपको मालूम है, मैंने बताई है पहले वीडियो में, शब्द भेद की जो वीडियो मैंने बताई थी उसमें वो जो क्रियाएं होती है वो क्रियाओं का, ये जो कृदंत और तद्धित क्या है? प्रत्यय के भेद है। कृदंत और तद्धित क्या है छात्रों? प्रत्यय, शब्द के अंत में जो लगता है और शब्द के अंत में जो शब्दांश लगता है, और उस शब्दांश शब्द के अंत में लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में लगता है और अंत में लगने के बाद उस शब्द का अर्थ में बदलाव आता है, ऐसे शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और इस प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से हैं? एक कृदंत और दूसरा है तद्धित। तो कृदंत का मतलब क्या हुआ? जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया या मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, क्या मैंने कहा? क्रिया या मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। आया समझ में? जैसे कि यहाँ मिलना है, तो मिलना क्या है? ये क्रिया है। मिलना से क्या बन गया? कृदंत, मिलने वाला। और मिलना से मिलने वाला, मिलना को वाला प्रत्यय लगा, तो मिल को आवट प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेगा? मिलावट। तो यह मिलावट भी क्या है छात्रों? कृदंत ही है। देना से देने वाला बन गया, देनदार भी बन जाता है, वही भी चलता है। बैठना से बैठने वाला, उसे ईक प्रत्यय लगता है। बैठ को अगर ईक प्रत्यय लगा तो उससे शब्द बन जाएगा बैचक, तो वो शब्द भी कौन होगा? कृदंत ही होगा। ठहरना से क्या कृदंत बन गया? ठहराव, है ना? कहने सा, कहने से, कहना जो शब्द है, जो क्रिया है, उसे वाला प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया कहने वाला। तो आए समझ में? कृदंत किसे कहते हैं? जो क्रिया के शब्द होते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जब शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में आती है और वाक्य का अर्थ पूर्ण करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रिया को प्रत्यय लगाकर उस शब्द का, उस क्रिया का अर्थ बदल जाता है तो उसे कृदंत, यानी क्रिया को लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृदंत होते हैं। अब हम देखते हैं तद्धित। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों को जो प्रत्यय लगते हैं, क्रिया को छोड़ दे। अब क्रिया को छोड़ देने से कौन से रहेंगे? संज्ञा रहेगी, सर्वनाम रहेगा और विशेषण रहेगा। सही है ना? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को जो प्रत्यय लगते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। यानी क्रिया को छोड़कर जो अन्य शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनको जो प्रत्यय लगते हैं तो उन्हें तद्धित कहते हैं। जैसे कि इंसान, ये क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उनसे शब्द बन गया इंसानियत। भाव से शब्द बन गया भावना। धन से शब्द बन गया
धनवान। शौक से शब्द बन गया शौकीन। इस प्रकार ये आपको कृदंत और तद्धित मैंने संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ये उपयोजित लेखन के अंतर्गत यहाँ सवाल आया है छात्रों, अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन। ये वृत्तांत लेखन भी आपको परीक्षा में आ सकता है छात्रों। किस प्रकार वृत्तांत लेखन करना है, तो वृत्तांत लेखन करते वक्त वहाँ का स्थल, वहाँ का काल समय, स्थल काल का यहाँ उल्लेख होना छात्रों अनिवार्य होता है। तो अपने विद्यालय में मनाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह का यह वृत्तांत जो होता है और प्रायः भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। तो इसका एक नमूना मैंने यहाँ आपको दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं और इसके आधार पर ये लिख लीजिए आप, और इसके आधार पर आप अपने स्कूल का बनाइए। अपने नाम बदल दीजिए, स्थल बदल दीजिए, दिनांक बदल दीजिए, और इसी प्रकार अपनी भाषा में लिखने का आप यह सराव कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दिया है, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आदर्श निकेतन विद्यालय में 26 मई 2018 शनिवार को किया गया। मुख्य अतिथि तारकिशोर प्रसाद, विद्यालय के निदेशक रमाकांत जी के संयुक्त रूप से इस प्रदर्शन का शुभारंभ किया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न तरह के आकृति बनाकर विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे विकास को दर्शाया। अपने संबोधन में अतिथियों ने बच्चों को पढ़ाई के साथ विज्ञान क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की नसीहत दी। राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि कुमार, अध्यापक जेपी महतो, अध्यापक M.K. झा, सुभाष झा, प्रकाश झा ने भी बच्चों की प्रदर्शनी की सराहना की। इस प्रदर्शनी में सोमनाथ, अरीफ, असरार, सहवाज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं रवि सऊदलाल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। निशा कुमारी, रिया, शकीरा, स्नेह को तृतीय स्थान मिला। इन प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया। इसके बाद ही शाम 5 बजे राष्ट्रगान के बाद विज्ञान समारोह का समापन किया गया। इस प्रकार किसी भी जो सवाल में आ जाए, कोई भी कार्यक्रम हो, उसका वृत्तांत लेकर हमें करना है, और हम अपनी भाषा में करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है, आपको अपनी भाषा में इसी के आधार पर आपको क्या करना है, लिखना है छात्रों। तो छात्रों, इस तरह मैंने जो मधुबन जो आपको 8वीं कक्षा में जो पाठ था वो स्वाध्याय सहित समझाने का प्रयास मैंने किया है। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए छात्रों, नमस्ते, फिर मिलते हैं फिर आगे।